हम लोग अपने हिस्ट्री सेक्शन से पहला चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग दो चीज़ों को डील करेंगे, इंट्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन में हम लोग इस वर्ड रिवॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग पहले वर्ड देखते हैं, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग आप सब जानते हैं, हम लोग 6th में पढ़े हैं, 7th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं। तो एक वर्ड आ रहा है आपके, क्रांति, इनकलाब। ठीक है, रिवॉल्यूशन कहते ही आप जो सेंस कर पा रहे हैं अभी, वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ वायलेंस हुआ होगा, है ना। जैसे हम इंडियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या सीन आता है? भगत सिंह, गांधी जी के धरने, भगत सिंह का वायलेंट रिवोल्ट, यही सब आता है ना। हम ये समझते हैं कि रिवॉल्यूशन का मतलब, क्रांति का मतलब, इनकलाब का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। रिवॉल्यूशन इज अ चेंज एट लार्ज स्केल और अ ग्रेट चेंज कह सकते हैं आप। अगर हम किसी नेशन के रिस्पेक्ट में रिवॉल्यूशन की बात करें तो वहां पे क्या होगा? रिवॉल्यूशन अगर हम बात करते हैं किसी नेशन के रिस्पेक्ट में तो वहां पे ये सीन बनेगा कि उस नेशन में पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं। ओके, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने से पहले एक बार अपने इंडिया में आते हैं। हम 1947 से पहले वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, याद है ना सबको? पता है हम लोगों को ये बात। ब्रिटिश रूल के अंदर हम देखते हैं अपना पॉलिटिकल पावर, तो इंडिया हैड नो पॉलिटिकल पावर। हमारी सोशल कंडीशन खराब थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन हमारे अंडर में नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन हम लोगों की काफ़ी ख़राब थी। तो इंडिया के जो भी लीडर्स थे, ठीक है, चाहे वो उनके तरीके रिवोल्ट के जो भी अलग अलग हो सकते हैं, उन सब की क्या कोशिश थी कि हम इस सिचुएशन को चेंज करें। यही कोशिश उन्होंने किया। दे वांटेड अ डिजायर्ड चेंज इन द सिचुएशन, दे मेड एफर्ट्स टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंजेस इन इंडिया। ओके, फाइनली हम लोगों ने उस चेंज को लाया है 1947 में। हम लोग उनके जो भी एफर्ट्स हैं, जितनी भी उन्होंने कोशिश की, उनके जो स्ट्रगल है, कोई एक दिन का स्ट्रगल तो नहीं था उनका, एक लॉन्ग पीरियड है स्ट्रगल का। तो इस लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल का रिजल्ट क्या आया? जो वो डिजायर्ड चेंज चाहते थे वही आया। तो हम अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो समझ सकते हैं कि फ्रांस के लोगों ने वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन को चेंज करने के लिए, सोशल कंडीशन को चेंज करने के लिए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन को चेंज करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करने के लिए एक लंबा स्ट्रगल किया है। ठीक है, दे मेड एफर्ट टू ब्रिंग द चेंजेस। ओके, अब ये जो भी चेंजेस है हम लोग ग्रेजुअली इस टॉपिक में डील करेंगे। तो उन्होंने जो चेंज लाया है फ्रांस में, वो चेंज क्या कहलाएगा? रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन कहाँ पे हो रहा है? दैट रिवॉल्यूशन इज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो वी कैन से दैट रिवॉल्यूशन मीन्स अ कंप्लीट चेंज with respect to a nation. We can say it the change is political change, social change, administrative change and economic change. Okay, and revolution कोई भी होता है वो एक दिन में तो हो नहीं रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि रिवॉल्यूशन एक एक्यूमुलेटेड रिएक्शन है। जो भी आपका रिवॉल्यूशन है वो क्या है? एक एक्यूमुलेटेड रिएक्शन है। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या हुआ कि बहुत दिनों के एक्शन का रिएक्शन है। ये रिवॉल्यूशन जो हुआ है कोई एक दिन का सीन नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबे समय से इसके कारण चले आ रहे हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटेड रिएक्शन किस चीज के अगेंस्ट है? ये तो अगेंस्ट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ऑपरेशन, इग्नोरेंस। ठीक है ना? हम ही इंडिया की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने हम पे ऑलमोस्ट 200 साल राज किया है। इन 200 साल में उन्होंने क्या किया है? इंडियन लोगों को ऑप्रेस ही किया है ना। इंडियन लोगों को ऑप्रेस किया है, इंडियन लोगों के इंटरेस्ट को, इंडियन लोगों की जो भलाई की चीज़ें थी उनको क्या किया है? उन्होंने इग्नोर किया है। जो रूलर है उनका एटीट्यूड कैसा होगा? सो अगेंस्ट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ऑपरेशन, इग्नोरेंस एंड अ पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ द रूलर। पैथेटिक एटीट्यूड कह सकते हैं हम लोग, एटीट्यूड ऑफ द रूलर। देखिए, जब रूलर जो होंगे, जो राजा होंगे, जिनके हाथ में पावर है रूल करने का, वो अगर पैथेटिक हैं, पैथेटिक मीन्स कि लोगों के कंडीशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, जनता दुखी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे कंडीशन में जनता क्या करती है? विरोध करती है। हमने देखा ना कि हमारे जो शासन, हम पे जो शासन कर रहे थे अंग्रेज,
हमारे किसान दुखी थे, हमारे व्यापारी दुखी थे, यहाँ के लोकल राजा दुखी थे, हर सेक्शन सोसाइटी का उनसे दुखी था। और इन्होंने क्या किया, किसी भी सोसाइटी के भलाई के लिए नहीं सोचा, तो दे हैड पैथेटिक एटीट्यूड एज अ रूलर। ठीक है, उनके इसी पैथेटिक एटीट्यूड ने इंडियन लोगों को यूनाइट किया, इंडिया लोगों को एक किया रिवोल्ट करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें फ्रांस में भी होने वाली है कि फ्रांस के जो रूलर होंगे वो भी ऑपरेस करेंगे वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनता जो चाहती है जो भलाई उसको इग्नोर करेंगे, जनता की कंडीशन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनका एटीट्यूड पैथेटिक होगा। बात समझ में आ रही है कि रिवॉल्यूशन के पीछे क्या वजह हो सकती है, जनरल सेंस में हम लोग समझ रहे हैं। हम अगर फ्रांस की बात करते हैं तो जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ है वो डेट हम देखते हुए चलते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है। तो 14 जुलाई 1789 ये डेट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम लोग। इस दिन क्या होता है फ्रांस में कि एक वायलेंट मॉब, लोगों में र्यूमर फैला हुआ था, अफवाह फैला हुआ था कि राजा ना जनता को दबाने के लिए, जनता के विद्रोह को दबाने के लिए, अब ये विद्रोह किस लिए हुआ था ग्रेजुअली हम लोग टॉपिक में आएंगे, अभी हम लोग इस डेट पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि 14 जुलाई 1789 देयर वाज अ र्यूमर। र्यूमर मीन्स अफवाह। र्यूमर क्या था कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि आर्म्ड फोर्सेज को ऑर्डर दिया है कि वो ओपन फायर करेंगे लोगों पे, फ्रांस के लोगों पे। ठीक है, राजा ने ये अफवाह है कि राजा ऑर्डर दिया है आर्म्ड फोर्स को ओपन फायर करने के लिए। अब जो जैसे अभी आपको मालूम चले कि हम पे ना हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने आर्मी भेज दी है हम लोगों के गांव में कि जो मिले उसको मार देना है, ओपन फायर करना है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करेंगे, हथियार वगैरह अपने लेवल से आप जो कुछ अरेंज कर सकते हैं वो तो करेंगे बचने के लिए या सामने वाले पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ के जो लोग थे इन्हें लगा कि जब हमारे ऊपर ओपन फायर किया जाएगा, आर्मी हम पे अटैक करेगी, तो ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या किए, इनको हथियार चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इनको हथियार चाहिए था, आर्म्स चाहिए था इनको भी। इन्होंने क्या किया, एक जेल था, एक किला है जिसको जेल के तौर पे यूज किया जा रहा था। हमारा जो पहला पेज है उस पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, फोर्ट बेस्टिल। ये एक किला था जिसको जेल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। इस जेल में वैसे तो उस टाइम पे सिर्फ 7 कैदी थे, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया। अटैक इस लालच में किया कि यहाँ पे हथियार होंगे, यहाँ पे हथियार होंगे तो वो हथियार उनसे छीन सकते हैं वहाँ के गार्ड से। यहाँ के जेलर को, गार्ड्स को लोगों ने मार दिया, ठीक है, गार्ड्स को मार दिया, उनके हथियार छीन लिए गए। लोगों ने पहली बार, देखिए ये घटना जो है बहुत सिंपल घटना है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हम लोग थोड़ा देखेंगे। आप ये पिक्चर देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर आ रहा है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये फोर्ट बेस्टिल है। ओके, फोर्ट बेस्टिल पे लोगों ने अटैक किया हथियार के लालच में। यहाँ के जो कैदी थे उनको उन्होंने फ्री कर दिया, छुड़ा लिया जेल से। 7 प्रिजनर थे उनको छुड़ा दिया, जो जेलर थे, गार्ड्स थे, उनको मारा, उनके हथियार छीन लिए। और जो यहाँ के जो भी, इन्होंने पूरे किला को डिमोलिश कर दिया। यहाँ के जो अवशेष थे लोगों ने उसको अपने पास रखा विजय की निशानी के तौर पे, सोविनर्स के तौर पे। ओके, यहाँ पे बात हम ये कर रहे हैं कि ये घटना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्रांस के लोगों ने राजा के अगेंस्ट, इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि डायरेक्टली लोग राजा के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, रॉयल पावर के अगेंस्ट लोगों ने रिवोल्ट किया। क्लियर है ना? तो अब इसके जो भी रीजन है हम लोग आगे देखते चलेंगे, ठीक है। यही इसके बाद जब ये 14 जुलाई 1789 को जो हुआ, उसके बाद फ्रांस के डिफरेंट पार्ट्स में फिर यही रिवोल्ट हुए, स्ट्रगल हुए। रिजल्ट क्या हुआ कि राजा का पावर खत्म हुआ, फ्रांस का सिस्टम चेंज हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसने पूरी दुनिया में आइडिया दिया है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का। इक्वालिटी मतलब यूनिटी, लिबर्टी मीन्स पॉलिटिकल पावर, आज़ादी, और फ्रेटर्निटी मीन्स यूनिटी, एकता, भाईचारा, ठीक है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। अभी हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन किया जिसपे हम लोगों का फोकस था सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन के वर्ड को समझना और इसके रीजन को समझना। अब एग्जैक्टली फ्रांस में एग्जैक्टली कौन कौन से रीजन थे फ्रांस में इस रिवॉल्यूशन के लिए, हम लोग जरा इस पे गौर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयार हैं इसके लिए। हम लोग आते हैं फैक्टर्स ऑफ रिवॉल्यूशन में। कोई भी रिवॉल्यूशन होगा तो उसके रीजन होंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लियर है?
फैक्टर्स ऑफ रिवॉल्यूशन में पहला फैक्टर देखेंगे हम लोग सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स, फ्रांस की सामाजिक स्थिति किस तरह से जिम्मेदार थी इस रिवॉल्यूशन के लिए। देखिए फ्रांस का जो सोसाइटी है, फ्रांस की सोसाइटी और फ्रेंच सोसाइटी मेनली 3 कैटेगरी में बटी हुई है। हर कैटेगरी को हम यहाँ पे फिलहाल स्टेट कहेंगे। 3 कैटेगरी, 3 क्लास और 3 स्टेट्स। क्लियर है? पहला स्टेट और फर्स्ट स्टेट देखते चलिएगा, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को देखते चलते हैं पहले। फर्स्ट स्टेट में क्या थे मेनली, इनको क्लर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लर्जी या रिलीजियस बॉडी थे ये, रिलीजियस बॉडीज और चर्च। ओके, फर्स्ट स्टेट में रिलीजियस बॉडीज थी। देखिए फ्रेंच सोसाइटी में चर्च बहुत पावरफुल था। चर्च का कंट्रोल काफी, चर्च राजा के सारे डिसीजन को गाइड करता था। राजा की तरफ से चर्च को अनलिमिटेड प्रिविलेज मिलते थे। तो फर्स्ट सोसाइटी में चर्च आएंगे, इनके ऊपर इनको बहुत सारी फैसिलिटी फ्री में मिलती थी। ये इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। साथ ही साथ ये इनको पावर था लोगों से टैक्स लेने का। ठीक है, सो दे वर एम्पावर्ड टू कलेक्ट टैक्स। ये 2 तरीके के टैक्स लेते थे। देखिएगा, एक टैक्स लेते थे टिथेस। टिथेस किसानों से लेते थे टैक्स, जिसमें किसानों के प्रोडक्शन का 1/10 हिस्सा लिया जाता था। देखते चलिएगा, किसान जो भी प्रोड्यूस करते थे उनको उसका 10% चर्च को देना पड़ता था। और एक होता था टेले, ये भी एक टैक्स था जो डायरेक्टली चर्च को पे किया जाता था, डायरेक्टली पे टू चर्च। बात समझ में आ रही है? पहला स्टेट कौन सा है? फर्स्ट स्टेट वाज रिलीजियस बॉडी और चर्च, दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस और दे वर एम्पावर्ड टू कलेक्ट टैक्सेस। ओके, ये टैक्स लेते भी थे, जैसे टिथेस और टेले। ये टैक्स कौन लेते थे? फर्स्ट स्टेट वाले। इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। ये राजा की जो पॉलिसी होती थी इसको भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते थे। सेकेंड स्टेट में हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड स्टेट में आते हैं हमारे नोबेल, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, हाई क्लास ऑफिसर्स, फ्यूडल्स भी कह सकते, फ्यूडल्स, ये सारे आते थे सेकेंड स्टेट में। ठीक है, इनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो ये भी क्या थे? एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। और ये भी इनकी जो लाइफ स्टाइल थी काफ़ी लेविश लाइफ स्टाइल थी, तो उस लेविश लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये भी एक टैक्स लोगों पे इम्पोज किया जाता था, जिसका नाम था फ्यूडल टैक्स। ठीक है, तो फ्यूडल टैक्स ये लोग लेते थे, कलेक्टेड फ्यूडल टैक्स। किससे लेंगे? थर्ड स्टेट से लेंगे। इनको कोई टैक्स देना नहीं, ये सबसे प्रॉस्परस क्लास है, ये भी बहुत प्रॉस्परस क्लास है, इसको भी टैक्स नहीं देना है। और जो सबसे लेस प्रॉस्परस सोसाइटी है थर्ड स्टेट। ठीक है, थर्ड स्टेट में आएंगे वहाँ के वर्कर, फिजेंट्स, न्यूली इमर्ज्ड बिजनेसमैन, जो नए नए बिजनेसमैन बने, जो व्यापार करके तरक्की किया जिन्होंने, इमर्ज्ड ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, जैसे जो नए पढ़ लिख के जो वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर, जो भी प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, ये सब आते थे थर्ड स्टेट में। तो मेजॉरिटी जो फ्रेंच सोसाइटी की है वो तो थर्ड स्टेट से है। मेजॉरिटी क्या है फ्रांस की? थर्ड स्टेट की है। ओके, इनको ही सारा टैक्स देना पड़ता था, लायबल टू पे ऑल द टैक्सेस। ठीक है, देखिए सबसे कम इनकम इस क्लास की है और सारे टैक्स इन्हीं को देना पड़ता था। तो एक रीत देखिए, अगर आप थर्ड स्टेट से बिलोंग करते, आप खुद को इमेजिन करके देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते, आप हमेशा चाहते कि आपको हमेशा ये फैसिलिटी मिलती रहे। सेकेंड स्टेट में भी यही सोचते, पर खुद को थर्ड स्टेट में रख के देखिए कि आपको ही टैक्स देना पड़े, आपकी इनकम सबसे कम है, तो क्या आप आवाज़ उठाते वहाँ पे? बिल्कुल आवाज़ उठाते आप। ठीक है, तो यही रीज़न था कि ये जो सिस्टम है फ्रांस में, ये क्लास जो है इन्होंने आवाज़ उठाई इस सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन इज सोशल फैक्टर, द डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी इनटू 3 स्टेट इन विच द लिस्ट प्रॉस्परस सोसाइटी वाज फोर्स्ड टू पे ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस एंड द एफ्लुएंट सोसाइटी वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। ओके, एक ये
गलत पॉलिसी था, ये रीजन बना। सेकंड हम देखते हैं फ्रांस की कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखते हैं फ्रांस की, तो हम लेके चलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है, सबसे पहले देखिए कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जो 1789 में बढ़ के 28 मिलियन हो गई। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन को क्या चाहिए, पॉपुलेशन को फूड चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा आबादी है तो उसको खिलाने के लिए खाना चाहिए, उनको जॉब चाहिए, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो फूड प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है, ये जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। साथ ही साथ जॉब की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आबादी जब बहुत बढ़ेगी और काम नहीं होगा तो आबाद क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनकी फिक्स्ड वेज जॉब है, ठीक है, फिक्स्ड वेज जॉब वालों की भी मजदूरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो लाइफ है वो एंडेंजर्ड था। एक वर्ड है अपने टेक्स्ट बुक में, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होगा, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपका गुजारा मुश्किल हो जाए, ठीक है, जहाँ पे आपको जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो खाना चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, वो आप अपनी कमाई से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन in which one person is unable to earn his living। सीधी सी बात देखते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक आदमी अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ मुश्किल से कर पाता है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इकोनॉमिक कंडीशन में हम देखते हैं फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो 1715 में 23 मिलियन थी वो 1789 में 28 मिलियन हो गई है। बढ़ी हुई पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जितना फूड प्रोडक्शन चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो लोग फिक्स्ड वेज वर्कर है उनकी वेज इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो ये लोग कहीं ना कहीं ये क्राइसिस में ये चाहते थे कि ये सिचुएशन को, राजा है इस सिचुएशन को देखे और ज़रूरी स्टेप ले, ठीक है। लेकिन राजा का हमने पहले ही पढ़ा है कि राजा का एटीट्यूड कैसा था, पैथेटिक एटीट्यूड था, तो वो इस दिशा में कोई काम नहीं करेंगे। रिजल्ट क्या होगा, लोग राजा को बदलने की कोशिश करेंगे, राजा के जो सिस्टम चला आ रहा है उस सिस्टम को बदलने के लिए यूनाइट होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉज, यहाँ का पॉलिटिकल कॉज क्या है, इकोनॉमिक कॉज को ही एक्सटेंड करते हैं उस टॉपिक में, ठीक है। देखिए फ्रांस का क्या कंडीशन था कि फ्रांस की टैक्सेशन सिस्टम हमने देखा है ना कि टैक्सेशन सिस्टम इसका इनइफेक्टिव है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको टैक्स देना पड़ रहा है, ये चीज़ है। सेकंड क्या है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ क्या होगा, ये आपको टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। बट फ्रांस का जो रेवेन्यू है एक तो पहले ही बहुत कम है, दूसरा फ्रांस ने क्या किया है कि अमेरिका के 13 कॉलोनीज, ठीक है, ये ब्रिटेन के अंडर में थे, ठीक है। फ्रांस ने इनकी फाइनेंशियल मदद की, सारे सोर्स दिए अगेंस्ट ब्रिटेन। वो किस लिए दिए, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन की यूरोप से ही दुश्मनी थी, और जो कॉलोनाइजेशन का जो राइवलरी था, कॉलोनाइजेशन के कारण ब्रिटेन और फ्रांस में अच्छे रिलेशन नहीं थे, इसलिए क्या किया, फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प कर दी ब्रिटेन के अगेंस्ट। अमेरिका को तो फायदा हुआ, लेकिन फ्रांस के ऊपर क्या हुआ, फ्रांस के ऊपर कर्ज बढ़ गया, 2 बिलियन लीवर का कर्ज फ्रांस के ऊपर बढ़ गया। ये कर्ज फ्रांस कहाँ से मैनेज कर रहा है, तो लोन लेके कर रहा है। अब क्या किए, जो फ्रांस के राजा को, जो रॉयल ट्रेजर को लोन देने वाले थे, उन्होंने क्या कर दिया, लोन पे इंटरेस्ट बढ़ा दिया 10%। सो द अब ये एक तो इतने पहले ही बहुत ज़्यादा लोन है, ऊपर से इंटरेस्ट भी बढ़ गया। ये इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, एक ही सोर्स है राजा के पास, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का एक ही सोर्स होता है, टैक्सेशन। अब ये जो सोर्स है इसको क्या किया गया, ये सोर्स हमारा पहले देख रहे हैं कि किसको देना है, थर्ड स्टेट को देना है। थर्ड स्टेट की कंडीशन वैसे ही खराब है, तो एक इकोनॉमिक कंडीशन फ्रांस की बिल्कुल टूट चुकी है। बात समझ में आ रही है, इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल टूट चुकी है। अब देखते हैं
इसके बाद क्या होता है फ्रांस में, एक फ्रांस के जो सोसाइटी में फिलोसफर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, नए नए आइडिया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, सोसाइटी को नए नए आइडियाज़ दिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ, फ्रांस के जो लोग थे उसको इंस्पिरेशन मिली सिस्टम को चेंज करने के लिए। इसको हम कह सकते हैं इमरजेंस एंड एस्पिरेशन ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, इमरजेंस एंड एस्पिरेशन मीन्स चाह, इच्छा, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, आप कुछ भी कहिए। ठीक है, तो फ्रांस में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक न्यूली एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल है, ट्रेडर्स है, ये सब क्या चाह रहे हैं, फ्रांस की जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको बदलना चाह रहे हैं। ये यही चाह रहे हैं ना कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। इसी टाइम फ्रांस में बहुत प्रोमिनेंट फिलोसफर्स सब आए जिनके आइडियाज, फिलोसफर्स मीन्स दार्शनिक या जो आइडिया, जिनका अपना आइडिया हो, जो सोसाइटी को कुछ नए आइडियाज दे। ठीक है, हम एक एक करके 3 फिलोसफर्स को देखते हैं टेक्स्ट बुक में जिनका रेफरेंस दिया गया है, हम उनको लेके चलते हैं। एक है हमारे रूसो, ठीक है ना। रूसो ने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद देखिए, जो भी फिलोसफर्स होंगे उनके बुक का नाम आप देख के चलिएगा, याद ही रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसे आते हैं। ठीक है, रूसो ने कौन सी बुक लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने डेमोक्रेटिक आइडियाज को सपोर्ट किया, डेमोक्रेटिक आइडिया और डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर को सपोर्ट किया। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मोनार्की में हमने क्या देखा है कि सारा पावर एक जगह पे सेंटर्ड रहता है, एक ही आदमी के पास रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रांस में क्या है, फ्रांस में अभी मोनार्की है। ठीक है, राजा जो है लुइस 16, उसी के पास सारा पावर है। तो ये क्या चाह रहे थे कि सिस्टम ऐसा हो जहाँ पे राजा के पास अनलिमिटेड पावर नहीं हो, पावर बटे होने चाहिए। हमारे इंडिया में ही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम लोगों ने पढ़ा है गवर्नमेंट के ऑर्गन। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर में देखते हैं ना, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। ऐसा ही आइडिया फ्रांस में सजेस्ट किया है मॉन्टेस्क्यू ने। एक और फिलोसफर का नाम हम लोग लेते चलेंगे, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि फ्रांस में जो सारा पावर मोनार्कियल सेंटर पे है, राजा के हाथ में है, वो पावर डिवाइड होने चाहिए कहाँ कहाँ पे, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। मॉन्टेस्क्यू नाम याद रखिएगा। दूसरे हमारे फिलोसफर हैं मॉन्टेस्क्यू। ओके, इन्होंने भी बुक लिखी है, इनके बुक का नाम याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में 3 फिलोसफर हैं और तीनों के जो बुक हैं नाम हम सबका याद रखेंगे, 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा आइडिया दिया है कि पावर जो है वो डिवाइडेड होने चाहिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में। एक और हमारे फिलोसफर हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या किया है, जॉन लॉक ने जो राजा का ये है आइडिया, वहां पे देखिए एक आइडिया है द डिवाइन रूल। डिवाइन रूल का मतलब क्या होता है, इसको ऊपर से समझते हैं। डिवाइन रूल कहने का मतलब है कि मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता है, राजा अपने आप को धरती पे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। ये आइडिया कहता है कि जो राजा है उनको हिवेनली राइट मिला हुआ है, ऊपर से ये अधिकार मिला हुआ है, डिवाइन राइट मिला हुआ है कि वो धरती पे रूल करे, उनके फैमिली में जो भी पैदा होगा वो रूलर ही होगा। ठीक है, सो द राइट टू रूल हैज बीन अवार्डेड देम बाय द डिवाइन और बाय द गॉड। इन्होंने क्या किया, जॉन लॉक ने इस आइडिया को गलत बताया है कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिवाइन रूल का जो आइडिया है वो गलत आइडिया है, वो प्रॉपर आइडिया नहीं है। जॉन लॉक ने अपनी बुक 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में राजा के जो ये जो रूलिंग का जो डिवाइन रूल है उस आइडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो ये जो आइडिया थे, चाहे वो रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया हो, मॉन्टेस्क्यू का 2 स्पिरिट्स ऑफ लॉ का हो, या इनके आइडियाज हो, इन सब ने क्या किया, फ्रांस सोसाइटी में फ्रांस के लोगों को अवेकन किया ताकि वो राजा का जो
इनडिफरेंट एटीट्यूड है उसको खत्म कर सके। राजा के बारे में हम बात करते हैं तो अभी जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो राजा है उनका नाम है लुइस 16। ठीक है, ये बोर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, टेक्स्ट बुक में देख के बता सकते हैं आप, मैरी एंटोनेट। ठीक है, राजा का हमने पढ़ा है ना पैथेटिक एटीट्यूड। पैथेटिक एटीट्यूड मतलब राजा को लोगों की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो राजा है ये रानी की टोटली ग्रिप में है। रानी काफी खर्चीली है, एक्स्ट्रावेगेंट है। ठीक है, राजा कोर्ट में बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, कोर्ट्स हैवी एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा खर्चा है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू नहीं है, यहाँ पे लोग परेशान है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, जॉब नहीं है, फूड नहीं है, सोसाइटी में सिस्टम जो है वो पूरी तरह जुडिशियल नहीं है। इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ फ्रेंच सोसाइटी के जो मेजॉरिटी सेक्शन है, जो थर्ड स्टेट है, उन्होंने राजा के अगेंस्ट स्टेप लिया, राजा को चेंज किया, सिस्टम को चेंज किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए बात वहीं से आ गई ना जहाँ से हम चले थे कि पॉलिटिकल चेंज हुए, राजा का पावर खत्म हुआ, सोशल चेंज हुए, सोसाइटी में जो सबसे इग्नोर्ड सेक्शन था उसको पावर मिले, ये एक चेंज हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हम लोग देखेंगे आगे, इकोनॉमिक चेंजेस देखेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग अब हमारा आज का जो पहला टॉपिक है उसमें इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हम लोग इसका बैकग्राउंड देख रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंट्रोडक्शन में और हमारे टॉपिक 1 में जो है उसमें हमें कहीं से कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए।